अरे यार, ये कब से डाउनलोड चल रहा है? 15 GB का गेम लग रहा है या 150 GB का, पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ डाउनलोड दिखा रहा है और टोटल साइज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? तो आज हम इंटरनेट डाउनलोडिंग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब हम पायरेटेड गेम या मूवी डाउनलोड करते हैं। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो ब्राउजर सर्वर से तीन चीज़ें मांगता है। पहली चीज़ वो मांगता है, मुझे वो फाइल दे दो। इट इज़ लाइक अ गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर अपना जो ब्राउजर होते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, तो ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो मांगता है कि अपनी फाइल किस टाइप की है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट टाइप। तीसरी चीज जो सर्वर मांगता है वो है कॉन्टेक्स्ट लेंथ। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमारी फाइल कितनी जीबी की है, लेकिन एट द एग्जाम्पल हमें तो पता ही नहीं अपनी फाइल कितनी जीबी की है, तो इसकी जगह वो भेजता है चंक। तो अपने को तीन चीजें मिलती है, एक होता है गेट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट टाइप या कॉन्टेक्स्ट लेंथ। कॉन्टेक्स्ट लेंथ हमें नहीं मिल रहा तो हमें मिलेगा चंक। चंक का बेसिकली मतलब होता है कि आपको पूरी फाइल एक बार में नहीं भेजेंगे, आपको फाइल के टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे, आपको सेगमेंट भेजेंगे। सेगमेंट इन द सेंस लाइक कोई 100 MB की फाइल है तो हमें डायरेक्ट 100 MB डाउनलोड हम नहीं कर सकते, हमें फाइल को चंक्स में डाउनलोड करना है। चंक्स का मतलब टुकड़ों में डाउनलोड करना है। एग्जांपल की 25 MB अपने पास किसी और कंप्यूटर में रखी है, 25 MB अपने पास किसी और कंप्यूटर में रखी है, 25 MB किसी और में रखी है, 25 MB किसी और में रखी है। एंड बाद में सभी फाइल को कंबाइन करके हम अपनी फाइल को प्ले कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? पहले तो हमें 100 MB डायरेक्ट मिल रही थी वहां पर जो अपने पास कॉन्टेक्स्ट लेंथ वाला था, लेकिन यहाँ पर इंकोडिंग चंक्स के अंदर हमारी फाइल किसी और सर्वर पे रखी है एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करें। इसका सबसे बड़ी बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए मेरे पास 4 कंप्यूटर है, 25 MB 25 के गेम है मेरे पास एक 100 MB की। तो अगर मान लो किसी ने मेरा 25 MB का ब्लॉक भी कर दिया, मेरे पास इसका बैकअप होगा क्योंकि वो एकदम साइज एकदम छोटा है 25 MB। तो मैं उसका बैकअप तुरंत दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा, एक चैन बन जाएगी जिससे मैं ट्रैक नहीं हो पाऊंगा। यही सेम चैन अपने पास बनती है टोरेंट के अंदर। अब आप एक गेम डाउनलोड कर रहे हो एंड वो गेम 75% डाउनलोड भी हो चुका है एंड रिमेनिंग ओनली 25% है। बट समहाउ वो जो 25% रिमेनिंग है वो करप्टेड है। तो डेब ने क्या किया, उस 25% को और कहीं लोकेशन पे पॉइंट करा दिया। एग्जाम्पल न्यू लोकेशन पे पॉइंट करा दिया। अब 25% जब आप वहां से डाउनलोड कर लोगे तो आपका पूरा गेम 100% डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो जो 25% नई वाली जगह पे पॉइंट किया गया था वो भी करप्टेड था। आपका गेम तो पूरा डाउनलोड हो चुका है इधर, बट जैसे ही आप उसको कंपाइल करके ओपन करोगे आपको एरर आएगी, DLL सम फाइल आर मिसिंग। ये कॉमन एरर है। ये एरर इसलिए आती है क्योंकि चंक्स में जो आपने फाइल डाउनलोड करी वो करप्टेड हो गई थी। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप चंक्स को एक विलेन की तरह ट्रीट करो। इन शॉर्ट, जहां भी साइज अननोन होते हैं, हमें साइज का पता ही नहीं होता, वहां पे हम लोग यूज करते हैं चंक्स का। अब सोचो ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर साइज अपना अननोन होगा। एग्जाम्पल के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में हमें पता ही नहीं कि सामने वाला कितने जीबी तक लाइव स्ट्रीम करेगा, तो वहां पर साइज अननोन होते हैं अपने पास। और लाइक आपकी वीडियो कॉल हो गई, लाइक व्हाट्सअप की वीडियो कॉल होगी, जूम की वीडियो कॉल होगी, जिसको हमें पता ही नहीं हम कितनी MB उड़ाएंगे, तो वो अपने चंक्स के थ्रू आता है। और सिक्योरिटी कैमरा हो गया जैसे आपका, और एक्सपोर्ट टू PDF हो गया, मतलब हमें पता ही नहीं कितने पेजेस होंगे, कितना क्या होगा। आप अपना फेसबुक का डाटा इंस्टॉल करो वो भी चंक्स में आता है क्योंकि हमें साइज का पता ही नहीं होता कितना साइज है हमारा। नॉट ओनली दिस बट AWS हो गया, गिटहब हो गया, ये सभी अपना चंक्स का यूज करते हैं। यार ये तो हम डायलेमा में फंस गए अब यहाँ पर कि अपने पास चंक्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। पहले क्या होता था, हम देखते थे अगर अपनी वेबसाइट के पास HTTPS कनेक्शन है तो हम बोल देते थे ये सिक्योर है, अपने पास SSL सर्टिफिकेट है तो हम बोल देते थे ये वेबसाइट सिक्योर है। लेकिन मैं आपको एक डाटा बताऊं, 2024 के अकॉर्डिंग 92% वेबसाइट के पास, मतलब पायरेटेड वेबसाइट के पास HTTPS कनेक्शन था। 85% पायरेटेड वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट था। 70% वेबसाइट अपने को सिक्योर दिखा रही थी एड्रेस बार पे। टू बी रियली ऑनेस्ट, आजकल बहुत सारी ऐसी साइट है जो आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में बना के दे देगी वेबसाइट के लिए। SSL सर्टिफिकेट अपना ओनली डाटा इंक्रिप्शन चेक करता है, वो ये चेक नहीं करता कि हमारी फाइल सेफ है या नहीं है, अपनी फाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, अपनी साइट जो है लेजिटिमेट है या नहीं है। ये सारी चीजें अपना SSL सर्टिफिकेट चेक नहीं करता। एंड 2024 की साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सबसे पॉपुलर वे था मालवेयर को स्प्रेड करने का वो था HTTPS वेबसाइट के थ्रू मालवेयर स्प्रेड किया गया था 68% ऑलमोस्ट। एंड बाद में ईमेल एंड USB एंड HTTP वेबसाइट बाद में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल की मेजोरिटी मालवेयर HTTP साइट से ही आता है। SSL बस आजकल एक सिक्योरिटी इंडिकेटर है, तो हम क्या करें? अगर चंक्स में फाइल आ रही है तो चेकसम वेरीफाई कैसे करें? पूरी फाइल तो है ही नहीं, तो हैश कैलकुलेट कैसे होगा?
अच्छी साइट लाइक गिटहब, AWS इसका सोल्यूशन निकालती है, एंड बैड एंड पायरेटेड साइट इसको इग्नोर करती है। क्यों, हम आगे देखेंगे। गिटहब पे जब भी आप कोई बड़ी रेपोजिटरी डाउनलोड करते हो तो वो आपको पहले से ही उसका हैश जनरेट करके दे देती है, एंड बाद में वो उसको एक डीबी के अंदर स्टोर कर लेती है, एंड बाद में जहां भी हमें चाहिए तो हम उसको वहां पे डिस्प्ले करा देते हैं। ऑन द अदर हैंड AWS इसी चीज को अचीव करने के लिए यूज करता है ई टैग का। ई टैग में क्या होता है, अपने पास मान लो अपने पास चार फाइल है, 25 MB की, 100 MB की चार फाइल है। तो इसमें वो क्या करेगा, पहली दो 25 MB की जो फाइल होगी इनको कंबाइन करके एक हैश जनरेट कर देगा, एंड लास्ट जो 25 MB की फाइल होगी 3-4 वाली, इसको कंबाइन करके एक हैश जनरेट कर देगा। अब बाद में क्या करेगा, ये जो दो हैश आए इसको कंबाइन करके बाद में एक मास्टर हैश जनरेट कर देगा, एंड इसके थ्रू वो वेरीफाई करेगा। ऑल्दो सब कुछ चीजें पब्लिक रहती है जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं मेरिकल ट्री। सो मेरिकल ट्री एक तरह की हायरार्किकल हैशिंग टेक्निक होती है, जो हमने देखा कि चंक्स को ऑलरेडी डिफाइन करके आपस में कंबाइन करके रूट के थ्रू वेरीफाई करती है, एंड हर चंक्स के साथ उसका प्रूफ भी आ जाता है, एंड लास्ट में हम उसको रूट हैश के थ्रू वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो पायरेटेड साइट इसको क्यों नहीं कर सकती? वन ऑफ द मेन रीजन इज पायरेटेड साइट का काम होता है चीजों को फ्री में देना, बट हैश कैलकुलेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होगी, लाइक हैश को स्टोर करने के लिए, एंड हैश को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर की नीड होगी, एंड उसके साथ हमें हेडर भेजने के लिए एक्स्ट्रा बैंडविड्थ की नीड होगी। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि पायरेट कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। एंड ये सारी चीजें आप अपने डेवलपर टैब F12 का बटन दबा के भी देख सकते हो, नेटवर्क टैब के अंदर जाके, कि आपको रिक्वेस्ट मिल कैसे रही है, क्या आपको रिक्वेस्ट वहां पर, एंड उसके बाद जाके आप वहां पे रिकॉर्ड बटन को ऑन कर दो, एंड उसके बाद आप कोई भी अपनी फाइल का टाइप वहां पे लिख सकते हो जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो, लाइक MP4 कर रहे हो तो MP4, एंड कोई जिप फाइल कर रहे हो तो जिप फाइल। एंड जनरली इसके साथ हमें चार चीजें मिलेगी, कॉन्टेक्ट स्कैन, एक्सेप्ट रेंज, ई टैग, एंड कॉन्टेक्ट डिस्पोजिशन। सो यहाँ पर मेन चीज जो होती है वो होती है ई टैग, जिससे हमें यहाँ पे इंटीग्रिटी हैश के बारे में पता चल जाएगा कि अपने पास वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। सो अब हम एक टूल के बारे में बात करते हैं जो कि है CURL, कर्ल। सो कर्ल अपने नाउ कर्ल जिसकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन मैनेजर, ये एक तरह का किंग होता है, अगर मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो। लाइक अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको इसका नीड इतनी नीड नहीं होगी, क्योंकि हम क्या करेंगे उस टाइम डब्ल्यू गेट के थ्रू कुछ भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन डाउनलोड आप यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन मेन काम कर्ल का टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। लाइक आप इसके थ्रू ये चेक कर सकते हो कर्ल के थ्रू कि कोई वेबसाइट लाइव है या नहीं, उसमें ट्रैफिक आ रहा है या नहीं, एंड हम इसमें टास्क की ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग कर्ल। लाइक आप चाहते हो कि हर एक घंटे बाद आपके कोई स्टॉक का प्राइस वो अपडेट करे आपको, तो इसके लिए हम कर्ल कमांड का यूज कर सकते हैं। एंड जनरली लोग भी इसका यूज करते हैं, लाइक टर्मिनल वगैरह में हो गया, इसका यूज करते हैं कर्ल का जब भी हमें ऑटोमेशन टास्क का नीड होती है। एंड हम लोग इसके थ्रू टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बट टू बी रियली ऑनेस्ट पोस्टमैन 1000% बेटर है कंपेयर टू कर्ल, अगर हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तब, क्योंकि इसमें अपने पास बहुत सारे टेस्टिंग टूल पहले से ही हमें मिल जाते हैं। हमें ये ऑटो कंप्लीट सजेशन भी देता है, जो कि हमें उसमें मैनुअली लिखना पड़ता है कर्ल में। एंड सबसे अच्छी बात है पोस्टमैन हमें GUI पे मतलब कि हमें करवाता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है नॉन टेक्निकल बंदे के लिए। एंड कर्ल में हम लोग सारी चीज़ अपनी CMD के थ्रू करते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कमांड लिखना, बट डिटेल रिस्पॉन्स हमें दोनों में मिलता है, लेकिन पोस्टमैन में थोड़े उसको अच्छे तरीके से हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे जब कर्ल इतना बेकार है तो ये यूज ही क्यों करते हैं हम इसको, हम पोस्टमैन डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते? वेल जितने भी लिनक्स या मैक के सिस्टम होते हैं इसमें ये प्री इंस्टॉल आते हैं, तो आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते कर्ल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, एंड ये GUI लेवल में वर्क करता है, एंड इसमें हम लोग ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बहुत इजीली लिख सकते हैं। सो एक रीजन और है कर्ल का यूज करने का, लाइक जितने भी अपने सर्वर होते हैं जिनमें GUI, हमें जनरली सर्वर में GUI नहीं चाहिए होता है, तो उस टाइम हम लोग कर्ल का यूज कर सकते हैं। बेटर होता है F12 पे जो हम नेटवर्क टैब पे जाके करते हैं, उससे डिटेल में हमें यहाँ पे मिलता है। नॉट ओनली दिस, हमारे पास बहुत सारे लिंक्स के अंदर टूल होते हैं, लाइक एक्सेल हो गया, एक्सेल अपने पास पैरेलल डाउनलोडिंग को सपोर्ट करता है। एरिया 2 हो गया जो कि एक डाउनलोडर टूल है अपने पास, अगेन डब्ल्यू गेट हो गया, ये भी एक डाउनलोडर टूल है। एंड यूजिंग कर्ल हम जो है अपने डाउनलोड को बीच में ही रिज्यूम कर सकते हैं, अगर अपना कनेक्शन ब्रेक हुआ तो हमें जो अपना मेन होता है उसकी तरह हमें जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। PUBG अपना 99% हो गया तो दोबारा से वो जीरो नहीं होगा, वो वहीं से 99 से ही स्टार्ट होगा। एंड देयर अदर टूल एज वेल, लाइक पोस्टमैन हो गया जिसके थ्रू हम लोग API की टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम HAR एनालाइजर का यूज कर सकते हैं अगर हमें लॉग वगैरह देखने हैं तो। अब जितनी भी रिक्वेस्ट अपने पास चंक की आती है इसको मैनेज करता है अपने पास Nginx एंड अपाचे।
एनजीएक्स के अंदर हम लोग स्लाइस में यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना साइज का चंक चाहिए, एंड बाद में हम लोग यहाँ पे बफर लगा सकते हैं। एंड जितनी भी अपने प्रोफेशनल वेबसाइट होती है दोनों का यूज़ करती है जनरली, एनजिक्स का भी यूज़ करती है, अपाचे का भी यूज़ करती है। एनजिक्स का यूज़ करती है जनरली रिवर्स प्रॉक्सी के लिए, एंड अपाचे का यूज़ करती है जनरली बैकएंड के लिए। और भी टूल है। अगर आप एनजिनिक्स की बात करो 35% शेयर अभी करंटली एनजिनिक्स के पास है, 25% अपाचे के पास है, क्लाउड फ्लेयर के पास 20% है, आईआईएफ के पास 8% है, एंड अदर लाइक लाइट स्पीड हो गया, केडी हो गया, इनके पास 8% है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एनजिनिक्स ओनली हमारी स्टैटिक रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा एंड अपाचे हमारी डायनेमिक रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा। बट आपने अपाचे को जनरली पीएचपी के साथ देखा होगा, क्योंकि वो पीएचपी के साथ बहुत स्मूथली चलता है अपाचे। द मेन रीजन इज वहां पर एक मॉड्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मोड अंडरस्कोर पीएचपी, जिसके थ्रू वो बहुत स्मूथली इंटीग्रेट उसको कर देता है। एंड जनरली आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि पीएचपी आउटडेटेड हो चुका है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। जब भी हमें फेयर होस्टिंग करनी होती है तो जनरली हम लोग पीएचपी प्रेफर करते हैं। तो आजकल भी जितनी भी छोटी कंपनी होती है ये भी आजकल पीएचपी का यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ पर हमें फेयर होस्टिंग मिल जाती है। हमने तो ओनली अपाचे का नाम सुना है, लेकिन और भी पॉपुलर अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपाचे बनाता है, जैसे कि अपने पास हो गया काफका, स्पार्क, हडूप। ये सारी सॉफ्टवेयर अपने को अपाचे बनाता है। एंड प्रोक्सीज के थ्रू, रिवर्स प्रोक्सी के थ्रू तो हम सब यूज कर ही सकते हैं। अगर हम पीएचपी में कर रहे हैं तो पीएचपी में अपने पास सही मोड पीएचपी, अगर हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे मोड WFGI का यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम जावा यूज कर रहे हैं तो टॉम कैट कनेक्टर है ही अपने पास। अगर हम नोड JS कर रहे हैं तो जनरली नोड JS के साथ हम अपाचे को यूज नहीं करते, लेकिन हम रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू किसी भी लैंग्वेज में कोई भी यूज कर सकते हैं। रूबी, गो, नेट सभी में हम लोग यूज कर सकते हैं अपाचे HTTP सर्वर को। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एनजिनिक्स के थ्रू आप लोग पीएचपी का यूज नहीं कर सकते। आप एनजिनिक्स के थ्रू भी पीएचपी का यूज कर सकते हो। एक मॉड्यूल होता है PHP FPM, तो इस मॉड्यूल के थ्रू हम लोग एनजिनिक्स का यूज कर सकते हैं पीएचपी के अंदर भी। सो एनजिनिक्स अपने पास जनरली यूज होते हैं जब अपने पास टास्क सिंपल होते हैं, मतलब एकदम सिंपल सिंपल टास्क होते हैं। एंड अपाचे जनरली यूज होते हैं जब अपने पास एप्लीकेशन एकदम कॉम्प्लेक्स बनने लगती है, तब अपाचे वर्क में आते हैं। लेकिन जनरली हम दोनों को यूज करते हैं। हम लोग अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक ई कॉमर्स की साइड में जितनी भी अपने पास इमेज वगैरह होती है, इसको हम लोग एनजिनिक्स के थ्रू कर सकते हैं। और जितनी भी अपने पास लॉगिन डिटेल होती है वो हम एनजिनिक्स के थ्रू उसको पास कराएंगे, एंड एनजिनिक्स उसको अपाचे को देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज होगी तो वो अपाचे को देगा। अपाचे या पीएचपी का कोड रन करेगा उसमें, एंड अपने पासवर्ड को डायनेमिक चेक करेगा, एंड उसके बाद वो रिस्पॉन्स वापिस देगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं एनजिनिक्स के थ्रू हम अपने कनेक्शन हो गया, स्टैटिक फाइल हो गया, SSL हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, जनरली हम लोग इसको हैंडल करते हैं। एंड अपाचे के थ्रू जनरली हम लोग डायनेमिक कंटेंट हो गया, एंड अपना कोई मॉड्यूल की कंपैटिबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें हम लोग अपाचे के थ्रू करते हैं। सो अगर मैं सब कुछ समराइज करूँ तो एनजीएफ उस चीज के लिए अच्छा है जहां पर हमें ज्यादा एकदम से मतलब हमें चाहिए, एंड हमें कम मेमोरी के अंदर चाहिए। अपने को स्ट्रीमिंग हो गया, हमें एकदम चाहिए मतलब, और कम मेमोरी में अपना काम हो जाए, एक्सीलेंट बट लो मेमोरी, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एनजीएक्स का। एंड अपाचे का यूज करेंगे जहां पर हमें बफर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लिटिल अगर अपने पास डिले होगा भी तो वो चीज अलाउड होगी, तो वो चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं अपाचे का। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको लाइव वीडियो स्ट्रीम करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, एनजिनिक्स का यूज करेंगे। अगर आपको कोई पीडीएफ जनरेशन करनी है तो यहाँ पे डिले अलाउड होता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपाचे का। अगर आपको चैट एप्लीकेशन चाहिए तो आपको इंस्टेंटली यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए, आप ये नहीं चाहते कि 2-3 सेकंड वेट हो उसके बाद रिस्पॉन्स मिले, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजीएक्स का एंड वेब सॉकेट का, क्योंकि चैट एप्लीकेशन है। एंड अगर और कोई बोलते रियल टाइम नोटिफिकेशन, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, एनजीएक्स का यूज करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिले नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जैसे ही कोई चीज हो वो इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए। बट द बेस्ट थिंग इज एनजीएक्स और अपाचे को जो हम लोग प्रॉक्सीज के थ्रू यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब आपको इतना सुनने के बाद लग रहा होगा अपाचे इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन अपाचे स्टिल बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? जहां भी हम शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं वहां पे अपाचे की कोई टक्कर नहीं है अभी तक। एंड जावा के अंदर तो है ही अपाचे टॉमकैट, उसके बिना तो हम अपना सर्वर ही स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड वर्डप्रेस के अंदर जितने भी अपने पास वेबसाइट बनती है मोस्टली आजकल अपाचे या लाइट स्पीड इनका यूज मतलब होता है। एंड मॉडर्न में हम लोग जनरली क्लाउडफ्लेयर हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, एनजिनिक्स हो गया, माइक्रो सर्विस हो गया, सर्वरलेस। आज का हम लोग कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं सर्वरलेस की तरफ, AWS लैम्डा जो होता है, एंड एज कंप्यूटिंग हो गया जो क्लाउडफ्लेयर का होता है।
बट स्टिल अपाचे बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड मॉडर्न अपने पास एनजीनिक्स के साथ जितनी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। सो इस मामले में हम बोल सकते हैं एनजीनिक्स अपना विन कर जाएगा। जितने भी न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, माइक्रो सर्विस होती है जहाँ हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा अपाचे अपने को आउटडेटेड हो चुका है। अपाचे हम लोग स्टिल यूज़ करते हैं कॉमन चीज़ों के लिए। सो हम लोग दोनों के थ्रू चंक्स को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर हम एनजीनिक्स का यूज़ करते हैं तो हम स्ट्रीमिंग जैसी इनकी चंक्स होगी इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अपाचे का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली एक्सपोर्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया, इनके लिए। सो आज के बाद कोई भी बोले कि अपाचे एकदम यूज़ नहीं करते हम लोग, तो स्टिल हम लोग वर्डप्रेस हो गया, जावा इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गया, इसमें हम लोग स्टिल यूज़ करते हैं। एंड एनजीनिक्स का हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं, लाइक स्टार्टअप हो गया, एनजीनिक्स हो गया सही मॉडर्न चीज़। एंड इसके साथ हम लोग जनरली सीडीएन जो क्लाउडफ्लेयर का होता है इसका भी यूज़ करते हैं। तो बिफोर एंडिंग लास्ट रिकमेंडेशन यही रहेगा कि साइट की रेप्यूटेशन देख के डाउनलोड करो एंड यूजिंग चेकसम एंड नेटवर्क टूल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं हम। एंड इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, लाइक अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पैरेलल डाउनलोडिंग सपोर्ट होती है। एंड बीच में अगर अपना कहीं कोई चंक बेकार है तो वो दोबारा से री डाउनलोड हो जाता है, लाइक अपनी पूरी फाइल को डाउनलोड होने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग टूल का यूज़ कर सकते हैं, बेसिक टूल लाइक IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का, जो कि हमें बता देगा कि साइज़ कितने हैं, लाइक चंक्स का साइज़ कितने हैं, बीच में अपना रिज्यूम कर देगा एंड वायरस को ऑल्सो चेक करेगा। एंड सबसे बेस्ट तो अपने पास यही कर्ल प्लस पावर सेल अगर आप विंडो यूज़र हो, एंड लिनक्स में तो कमांड लाइन है ही। सो सारा का सारा खेल यहाँ पर पेलोड का है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।